Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay, and today I am going to explain the sixth poem of your class 12th NCERT CBSE and उत्तराखंड बोर्ड जो कि क्लास 12 में आपकी फ्लेमिंगो बुक का जो ऑन जेनिफर्स टाइगर यानी लास्ट पोएम है। इस पोएम को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोएम आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है काफ़ी आसानी से पोएम को समझाया जाएगा। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, टाइगर्स आप जानते हो, टाइगर्स देखिए ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है जिसको आप देख पा रहे होंगे। दिस इज़ टाइगर, राइट। आंट जो है वो चाची को कहते हैं और जेनिफर उनका नाम होगा, यानी चाची जेनिफर के बाग। अब यहाँ पर जो बात की गई है, चाची जेनिफर के बागों की बात की गई है, जो कि उन्होंने एक कपड़े पे, एक पैनल पे बनाया हुआ है। जैसे हम बुनाई करके कई बार क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की आकृति बना देते हैं, इसी तरह से चाची जो जेनिफर है उन्होंने भी स्वेटर पर या किसी पर्दे पर जो है क्या किया हुआ है, बाग को बनाया हुआ है। तो उसी के बारे में पूरी पोएम है। लेकिन थोड़ा सा पोएम को जानने से पहले थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पोएट हैं वो है एड्रिन रिच, और इनका जो जन्म हुआ था वो जो है बाल्टीमोर में हुआ था, जो कि मैरीलैंड में पड़ता है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट। और ये जो है जानी जाती हैं किस लिए, कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा ये सम्मिलित रही किस में, कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट में। यानी उस वक्त जो महिलाओं के लिए जो अभियान चले थे, यानी महिलाओं के जो अधिकारों के लिए अभियान चले होंगे यूएसए में, तो उसमें इनका काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा एज अ पोइट एंड अ थ्योरिस्ट। एक पोइट की तरह और एक विचारक की तरह। जो थ्योरिस्ट होता है वो कौन होता है, जो विचारक होता है, अच्छे अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। इन्होंने लगभग 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री दी हैं, यानी बहुत सारी वॉल्यूम्स में इनकी पोइट्री आई है, इनकी कविताएं आई हैं। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, और 3 जो है इनके एसेज के कलेक्शन आए हैं, एंड अदर राइटिंग्स, और अन्य चीज़ें भी जो है इन्होंने लिखी हैं। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज, और इनको बोला गया है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत जो है रेजिस्टेंस थी, यानी क्या थी, विरोधी थी। यहाँ पे इन्होंने विरोध किया है किस चीज़ का, ये जो रेजिस्टेंस लिखा है इसका मतलब विरोध होता है, बाधा होता है, रोक होता है। तो ये विरोधी थी किसकी, रेसिज्म की। रेसिज्म क्या होता है, जातिवाद की। जातिवाद यानी महिला पुरुष का जो भेद होता है, ठीक है, उसके लिए। और जो मिलिट्रिज्म का मतलब क्या होता है, सैनिक शासन, सैनिक शासन के बारे में और जातिवाद के बारे में उसकी कड़ी विरोधी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, थ्रू हर वर्क, इन्होंने अपने काम के माध्यम से, अपने वर्क के माध्यम से, यानी अपनी पोइट्री से, अपने जो भी इन्होंने राइटिंग का जो भी वर्क किया है उसके थ्रू इन्होंने जो है इस महिला पुरुष के जातिवाद और इस प्रकार के जो सैन्य शासन की चीज़ें हैं इन पर बहुत कुछ लिखा है, और इनके वर्क में आप साफ तौर पे इसका विरोध देख सकते हैं, ठीक है। विरोध का मीनिंग क्या है अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ की विरोध की बात चल रही है। देखिए, द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कॉन्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मीनिंग होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध आप जानते होंगे, यानी कहीं पर जब आप किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो यहाँ पर इस पोएम में जिक्र किया गया है जो वुमेन्स की लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आफ्टर मैरिज, यानी जो विरोध या जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जो बाउंडेंस लगा दी जाती हैं आफ्टर मैरिज, उसके बारे में जिक्र किया हुआ। यानी यहाँ पर आपको पता है, अब मैं पोएम की तरफ चलता हूँ, ऑन जेनिफर्स टाइगर की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं मैन डोमिनेटिंग जो है कंट्री है, जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि पितृसत्तात्मक यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, यानी यहाँ पुरुष को महिलाओं से हमेशा बड़ा या फिर उनसे आगे जो है आंका जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, सभी अपने आप में जो है ह्यूमन बींग्स हैं, सभी समान हैं, लेकिन एक मेल डोमिनेटिंग जो टेंडेंसी है वो जो है सदियों से चली आ रही है, और आज भी कहीं ना कहीं गांव घाट में, हालांकि काफ़ी डेवलपमेंट अब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो मैरिड वुमेन्स होती हैं शादी के बाद, उनके बहुत सारे जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे छीन लिए जाते हैं और उन्हें एक बाउंडेशन में रखा जाता है। यानी सच कहें तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी खुद की इच्छाएं कभी प्रकट भी नहीं कर पाती। यानी
अपनी इच्छाओं अनुसार वो कुछ भी नहीं कर पाती और उनकी डे टू डे लाइफ में भी उनके हस्बैंड के डिसीजंस जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेटिंग जो टेंडेंसी है इसे हमें समाप्त करने की ज़रूरत है। और इस पोएम में एड्रीन रिच ने डिफ़ाइन किया हुआ है, आंट जेनिफर टाइगर के दर्द को यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है कि उनकी मैरिड जो लाइफ है वो काफ़ी सैड रही है और उनके जो हस्बैंड है यहाँ पर, उनके हस्बैंड ने एज अ वाइफ उनको काफ़ी हैरेस किया है और उनको काफ़ी बाउंड्रीज़ में रखा है पूरी लाइफ में। और यहाँ पर क्या होता है कि इस पोएम के जो मैं स्टार्टिंग आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि एक स्क्रीन है, आप इसको स्वेटर, कपड़ा, टी शर्ट, पर्दा कुछ भी समझ लें। वहाँ पर आंट जेनिफर्स ने टाइगर के जो है क्या बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ है, यानी टाइगर को बनाया हुआ है, ऊन के माध्यम से बुन के बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे बनाते हैं कई बार हम लोग, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अच्छी खासी ऊन से बना लेते हैं ना, स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर के बाहर से एक चित्र बना देते हैं। तो इस पोएम में भी बाघ को उछलते हुए एक चित्र बनाया हुआ है और उसी का जिक्र किया गया है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो जो है आंट जेनिफर की पूरी लाइफ काफ़ी बाउंडेशंस में रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में रही हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रही हैं, प्रतिबंध में रही हैं, यानी उन्हें आज़ादी नहीं मिली है, उनकी फ्रीडम जो है उनसे छीन ली गई है। लेकिन पैनल पे, यानी इस टी शर्ट पे या फिर इस स्वेटर पे, जहाँ पर भी इन्होंने, पर्दे पे जहाँ पे भी इन्होंने इस उछलते हुए बाघ को बनाया है, इसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है कि वो भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी को, जिस प्रकार से टाइगर जो है आज़ादी से अपना जीवन जी रहा है उस चित्र में, उस तरह से वो भी जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए हम फर्स्ट स्टैंजा की तरफ यहाँ पर मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा जो है वो यहाँ से है और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पोएम जो होती हैं वो बहुत डीप मीनिंग वाली होती हैं, बहुत कम लाइनों में बहुत कुछ कह जाना ही जो है वो कविताएं होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक पैनल पे जो है, एक स्क्रीन पे जो है, आंट जेनिफर ने क्या बनाए हुए हैं, बाघ बनाया हुआ है जो कि उछलता हुआ है। मैं एक बार आपको उसके दर्शन करा दूं, बिल्कुल आपको उसके दर्शन जरूर कराए जाएंगे। ये देखिए, ये आप एक शॉर्ट व्यू ले सकते हैं, यानी इस तरह से उन्होंने बाघ को बनाया हुआ है। इसको इमेजिन कर लीजिए, आपको पूरा बोर्ड एग्ज़ाम तक ये याद रहना चाहिए। इस तरह से एक पैनल पे जो है, मान लीजिए ये टी शर्ट है और टी शर्ट पे या फिर किसी पर्दे पे या स्वेटर पे इस तरह से उछलते हुए, कूदते हुए एक बाघ को बनाया है। ठीक है, और इसी बाघ के बारे में एड्रीन रिच ने जो है फर्स्ट स्टैंजा में जो है डिस्कशन करती है। तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो स्क्रीन पर कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। प्रैंस का मीनिंग होता है कूदना। जो वर्ड आपको बताते जा रहे हैं उन वर्ड्स को आप लिख लेंगे जो आपको नहीं पता है। प्रैंस मीन्स होता है कूदना। आंट जेनिफर की जो टाइगर हैं वो पर्दे पर, स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं? प्रैंस कर रहे हैं, प्रैंसिंग कर रहे हैं, यानी कूद रहे हैं। जो मैंने आपको अभी जो है लास्ट जो दिखाया था, देखिए ये कूद रहा है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से ये कूदते हुए हमें दिखाया गया था। ये तो ये जो है इस तरह से कूद रहा है, इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बता रहे हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये जो बाघ है जो उन्होंने इस फिगर पे, इस स्क्रीन पे बनाया हुआ है, ये कैसा है? ये एकदम ब्राइट है, काफ़ी चमकदार है, टोपाज की तरह। टोपाज एक जो है शी स्टोन होता है जो काफ़ी चमकता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो काफ़ी चमकीले पत्थर जो कि टोपाज की तरह काफ़ी चमकीला होता है बाघ। और अगर आपने बाघ कभी देखा हो सामने से, तो या फिर चिड़ियाघर में आप कहीं गए हो, जू में, तो आपने देखा होगा काफ़ी चमकीली होती है, शाइनिंग बॉडी होती है उसकी। ठीक है, तो वो काफ़ी शाइनिंग है, काफ़ी चमकदार है और वो डेनिजेंस है। डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी। कहाँ का निवासी है? ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी हरे भरे जंगलों का वो निवासी है। जिस बाग को आंट जेनिफर ने कहाँ पे बनाया हुआ है? स्क्रीन पे बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है? कूदता हुआ बनाया है। यानी स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में कहा गया है कि आंट जेनिफर ने एक बाग बनाया है जो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी चमकदार है, उस चमकीले पत्थर की तरह, यानी टोपाज की तरह। और वो कहाँ के रहने वाला है? वो हरे भरे जंगलों का रहने वाला है। और वो क्या कर रहा है? स्क्रीन पे उछल रहा है। ठीक है, कूद रहा है। तो यहाँ पर उछलने कूदने को प्रैंस कहते हैं। यानी यहाँ पर कूद रहा है का मीनिंग ये है कि जो उन्होंने बनाया हुआ है स्क्रीन पे, वो कूदते हुए बनाया है। ठीक है, और वो कैसा बनाया है? एकदम काफ़ी ब्राइट बनाया हुआ है, काफ़ी चमकीला, जैसे कि बाघ होता ही है। और बाघ के बारे में थोड़ा बताया गया कि बाघ कहाँ का निवासी होता है? भाई जंगल का निवासी होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए,
दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री। और ये जो बाग आंट जेनिफर ने स्क्रीन पे बनाया है, डू नॉट फेयर, इसको डर नहीं लगता, ये नहीं डरता द मैन बीनीथ द ट्री, यानी जो लोग पेड़ के नीचे इसको हंट करने आए हैं, यानी इसका शिकार करने आए हैं, इसको प्रे करने आए हैं, PREY प्रे, इसका मीनिंग होता है क्या, शिकार करना। तो जो लोग इसका शिकार करने आए हैं, जो पेड़ के नीचे आदमी हैं, उनसे ये बाघ नहीं डरता। यानी आंट जेनिफर ने स्क्रीन पे जिस बाघ को बनाया है, जो काफ़ी चमकीला है, जो कि हरे भरे जंगलों का रहने वाला है, यह बाघ जो है नहीं डरता है। किससे नहीं डरता है? पेड़ के नीचे खड़े आदमी से नहीं डरता है। क्यों? ये पेड़ के नीचे खड़े आदमी कौन है? ये हंटर्स हैं जो बाघों को मारने के लिए आते हैं। लेकिन ये बाघ कहाँ पे बनाया है? ये तो स्क्रीन पे बनाया हुआ है, तो स्क्रीन वाले बाघ को तो वो लोग नहीं मारेंगे। तो इसीलिए ये जो बाघ है, ये जो है पेड़ के नीचे खड़े उन हंटर से, उन मैन से नहीं डरता है। ठीक है, बल्कि ये बाघ कैसा है? द पेस इन स्लीक सिवेलरी सर्टनली। देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड यहाँ पर है पेस, PACE, और यहाँ पर जो पेस है उसका मतलब होता है धीमी एक जैसी चाल से चलना, बड़ी धीमी धीमी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे वो बाघ चल रहा है। इन स्लीक यहाँ पर लिखा है, यानी शानदार कोमल सा जो है उसकी बॉडी है। सिवेलरिक सर्टेनिटी, सिवेलरिक का मतलब है, क्योंकि ये जो बाघ है ये कैसा है? सिवेलरिक है, यानी ये काफ़ी ब्रेव है। काफ़ी ब्रेव का मतलब आप जानते हो ना, ब्रेव क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, तो ये जो बाघ है ये एक पेस के साथ, यानी धीमी धीमी गति से ऐसा लग रहा है कि जैसे कूद रहा है। स्लिक का मतलब यहाँ पर काफ़ी कोमल है, और सिवेलरिक का मतलब ये काफ़ी जो है ब्रेव है। ठीक है, बहादुर है। सर्टेनिटी का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भरा हुआ है। यानी आंट जेनिफर का जो ये बाघ है, ये धीमी धीमी गति से जो है प्रैंसिंग कर रहा है। काफ़ी कोमल सा इसका जो है, इसकी पूरी बॉडी है, और ये काफ़ी ब्रेव है, यानी ये सिवेलरिक है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहादुर है, और ये काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और ये पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से नहीं डरता जो इसको हंटिंग करने आए हैं। और ये जो है कहाँ का रहने वाला है? हरे भरे जंगलों का रहने वाला है, और काफ़ी चमकदार है। और ये कर क्या रहा है? ये प्रैंसिंग कर रहा है, कूद रहा है। तो उम्मीद है कि फर्स्ट स्टैंजा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही आराम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मुझे यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी। एक एक वर्ड को आपको समझना है ताकि आंसर्स लिखने में आपके लिए हेल्प हो पाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका सेंस भी जान लेते हैं। यानी आंट जेनिफर्स पूरी लाइफ, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें एक बाउंडेशंस में रही है, लेकिन वो चाहती थी कि वो भी इस आज़ादी से जो है अपनी ज़िंदगी जी पाए। जिस तरह से ये बाघ जो है कूद रहा है, ये किसी से नहीं डरता। आंट जेनिफर्स भी चाहती थी कि वो भी किसी से ना डरे, बट उसकी लाइफ में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन ये बाघ उसने बनाया है कि वो चाहती थी इस बाघ की तरह अपने जीवन में आज़ादी से, कॉन्फिडेंस से, बहादुरी से जीना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उसने इस बाघ को इस पैनल पे इसीलिए बनाया है, इसीलिए इसको कूदता हुआ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब आंट जेनिफर क्या कर रही है? बुन रही है। ठीक है, क्या बुन रही है? स्वेटर को बुन रही है। ऊन से कोई चीज़ बुन रही है, वुल से कोई चीज़ बुन रही है। तो जब वो किसी चीज़ को बुन रही है ऊन से, तो क्या हो रहा है कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, यानी उनकी जो जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो काँप रही हैं। काँप रही हैं का मतलब वो काफ़ी वीक हो चुकी हैं, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। एंटायर द लाइफ जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया है, काफ़ी परेशान किया है, और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से ऊन चलाते हुए उनके जो हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लटरिंग कर रहे हैं, यानी काँप रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आइवरी नीडल वो चला रही हैं वो भी काफ़ी कठिनाई हो रही है उन्हें चलाने में। ये आइवरी नीडल क्या होता है? हाथी दांत से बने हुए शीख, यानी जो इस तरह से शीख होते हैं ना, दो शीखों से हम किसी चीज़ को बुनते हैं, तो वो हाथी दांत के बने होते हैं। वैसे तो आजकल लोहे के भी मिल जाते हैं, लेकिन आंट जेनिफर के पास जो सीख हैं, जो निडल्स हैं, जो सुइयाँ हैं, वो किसकी हैं? हाथी दांत से बनी हुई। तो यहाँ पर जो है राइटर कह रहे हैं कि जो आइवरी निडल है, यानी जो हाथी दांत से बनी हुई जो
उनकी जो सुई है वो भी उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है चलाने में, और उनके हाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो उंगलियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और उनके हाथ में जो है एक वेडिंग बैंड जो है उन्होंने पहना हुआ है। बैंड तो आप भी जानते हो कि हाथ में लोग पहनते हैं आजकल फैशन के लिए, लेकिन वेडिंग बैंड का मतलब है कि हो सकता है शादी के समय जो है अंकल ने आंटी को कोई सोने का क्या दिया हो, कोई कंगन दिया हो, तो उसी को यहाँ पर वेडिंग बैंड कहा जा रहा है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि उसका वेट भी आंट जेनिफर के हाथ में काफ़ी मैसिव लग रहा है। मैसिव का मतलब होता है भारी लग रहा है, काफ़ी हैवी लग रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर सिंबॉलिक पोएम है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी मजबूत चीज़ से, किसी भारी भरकम जिम्मेदारी से, परेशानी से जो है वो जूझ रही हैं, और पूरी लाइफ उनकी ऐसी रही है, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। इवन जो हाथी दांत से बने हुए सीख चलाने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है, और अंकल का जो वेडिंग बैंड उनके हाथ में लगा है, बंधा है, वो भी उनके हाथ में अब काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, यानी उनकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। सिट्स है हैविली अपॉन आंट्स जेनिफर हैंड, यानी जो वेडिंग बैंड है वो उनके हाथ में लगा हुआ है, और जो कि काफ़ी भारी महसूस हो रहा है। किसके हाथ में लगा हुआ है? आंट जेनिफर्स हैंड के, आंट जेनिफर्स के हाथ में। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आपको ये लाइन सारी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि उनकी उंगलियाँ जो हैं वो काँप रही हैं वूल को चलाते वक्त, और इवन जो आइवरी नीडल है, हाथी दांत से बनी हुई सीख है, वो भी काफ़ी चलाने में उन्हें कठिनाई हो रही है, और जो अंकल्स की वेडिंग के टाइम का बैंड है वो भी उनके हाथ में काफ़ी हैवी लग रहा है, जो कि काफ़ी मैसिव वेट उसका लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल ले स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड, तब भी उनके ये डरे हुए, डरे सहमे से हाथ जो हैं वो बंधे हुए होंगे। जब आंट मर जाएगी तब भी उनके जो ये डरे हुए से जो हैंड्स हैं, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, यानी डरे हुए से जो उनके ये हाथ हैं, तब भी क्या होंगे? स्टिल रिंग्ड, तब भी ये बंधे हुए होंगे विद ऑर्डियल्स, किससे? उन बुरे अनुभवों से। ऑर्डियल्स का मीनिंग होता है बैड एक्सपीरियंसेस, यानी उन बुरे अनुभवों से सी वॉज मास्टर्ड बाय, जिनसे उसे पूरे जीवन भर क्या किया गया है? घेरा गया है, उन्हें वश में किया गया है। जो मास्टर्ड बाय यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग होता है ओवर पावर्ड बाय, यानी किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को एक बाउंडेशन में रखना, यानी अपने अपनी जो है कंट्रोल में रखना, उसको मास्टर्ड बाय कहते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जब आंट जेनिफर्स की डेथ हो जाएगी तब भी उनके हाथ बंधे हुए रहेंगे इस रिंग से, और वो जो बुरे अनुभव हैं उससे, ऑर्डियल से, और उसको तब भी जो है वो जकड़ी हुई होगी उस व्यक्ति से जिसने पूरे जीवन भर आंट जेनिफर को क्या किया? कंट्रोल किया, जिसके अधीन उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सरवाइव करी। ठीक है, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन 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 जिन टाइगर्स को, जिन बाघों को आंट जेनिफर ने उछलता हुआ, कूदता हुआ इस पैनल पे बनाया है, इस स्वेटर के पैनल पे बनाया है, या किसी पर्दे के पैनल पे बनाया है, जहाँ पर भी बनाया हुआ है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो हमेशा क्या करेंगे? कूदते रहेंगे। कैसे कूदते रहेंगे? प्राउड से कूदते रहेंगे, गर्व से कूदते रहेंगे, एंड अनएफ्रेड, और कभी भी किसी से डरेंगे नहीं। तो बहुत अच्छी ये बात है, यानी कहने का मतलब ये है कि आंट जेनिफर अपनी पूरी लाइफ में अपने हस्बैंड के जो है कंट्रोल में रही, उनकी बाउंडेशंस में रही, उसे कोई फ्रीडम नहीं मिली। लेकिन जब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो मर भी जाएगी तब भी उसके हाथ जो है वो बंधे रहेंगे इन बुरे अनुभवों से, जो जीवन भर उन्होंने कहीं किसी व्यक्ति के अधीन रहकर गुजारे उन पलों में, तब भी बंधे रहेंगे। लेकिन जो पैनल पे बनाया हुआ उनका टाइगर है, जो ये टाइगर उन्होंने बनाया, देखिए इसको बहुत अच्छे से, ये जो पैनल पे उन्होंने ये टाइगर बनाया हुआ है, ये टाइगर हमेशा ऐसा ही कूदता रहेगा। अब आप बताइए किस तरह से अगर आपने कोई भी कलाकृति करी हो, इंसान चला जाएगा लेकिन ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी ये जो उन्होंने पैनल पे बनाया हुआ है, ये टाइगर हमेशा इसी तरह कूदता रहेगा बिना डरे और गर्व से आगे की तरफ। तो यानी आंट जेनिफर जो खुद लाइफ में नहीं कर पाई, उसने
इस पोएम के माध्यम से या फिर इस पैनल पर बनाए हुए बाग के थ्रू अपनी लाइफ के बारे में बताया कि वो भी इस आज़ादी से जीना चाहती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, और उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियोज़ अगर आगे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, लेकिन एक बात इसमें मैं बोलूँगा कि मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इससे हटना चाहिए, बचना चाहिए, इक्वालिटी लानी चाहिए कि जहाँ महिला पुरुष लड़का लड़की सब एक समान हो और समाज एक साथ आगे बढ़े। ये सोच लेके हमें आगे बढ़ना है, और ये जो पुरानी जो मेल डोमिनेटिंग एक दुनिया चल रही है इसे ख़त्म करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।